The Mafia King's Bride Episode 7 दादाजी की नज़र, दादी का गुस्सा और बदला का साया Part 4। खन्ना मेशन के विशाल मुख्य द्वार पर एक पुरानी पर शानदार काली कार रुकी। कार से उतरे तो स्वयं विष्णु प्रताप खन्ना आर्यन के दादाजी। उनकी सफ़ेद दाढ़ी, उनकी तेज नजरें और उनके कदमों की गरिमा सब कुछ बता रहा था कि इस घर के असली मालिक वही है। वह कुंभ मेले से वापस आए थे, पूरी तीर्थयात्रा के बाद, पर उनके मन में इस घर की हर हरकत की स्पष्ट तस्वीर थी। सबने उनका स्वागत किया। दादाजी ने पहले आर्यन को गले लगाया, फिर मीरा को देखा और फिर हैप्पी, सिया पर उनकी नज़र थोड़ी देर ठहरी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी मुस्कान दी मानो वे सब जानते हों। और वे सच में जानते थे। दरअसल राघव जी दादाजी को रोजाना फोन पर पूरी अपडेट देते थे, कौन आया, क्यों आया और घर में क्या चल रहा है। दादाजी को पता था कि हैप्पी असल में सिया और मीरा उसकी बहन है। उन्हें यह भी पता था कि आर्यन ने मीरा के साथ झूठी शादी क्यों की है, और इसके पीछे का सबसे गहरा राज उन्हें राघव ने पहले ही बता दिया था। दादी जी का गुस्सा और उनका प्यार। जब दादाजी ने अपने कमरे में जाकर अपनी पत्नी, दादी जी, को यह बताया कि आर्यन ने मीरा के साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, झूठी शादी की है, तो दादी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सीधे नीचे हॉल में आईं और आर्यन के सामने खड़ी हो गईं। अरे अनाड़ी, शादी कोई मजाक है क्या? तुमने मुझसे पूछा। मैं सोचती थी कि मेरा पोता असली शादी कर रहा है, और तुम तो नकली शादी करके मुझे बेवकूफ बना रहे हो। पूरा हॉल सन्न रह गया। अन्या और रेयांश दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि दादी जी दिखने में कितनी कड़क है, पर अंदर से बहुत नरम है। वे जानते थे कि अभी वह आर्यन को डांट रही है, पर रात को वे मीरा को चुपके से गले लगाकर उसे अपनी बहू मान लेंगी। आर्यन ने सिर झुका लिया। दादी, मजबूरी थी। दादी जी ने उसे एक थप्पड़ जैसी नजर मारी। मजबूरी? तुझे तो प्यार की मजबूरी समझ नहीं आती, बस अपनी मर्जी की मजबूरी समझ आती है। और वह गुस्से में अपने कमरे की तरफ चल दीं। पर रास्ते में जब उन्होंने मीरा को देखा जो शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी, तो उनकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने मीरा का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे अपने कमरे में ले गईं। वहां उन्होंने मीरा को गले लगाया। बेटी, मुझे पता है तुमने यह सब मजबूरी में किया है, पर मैं चाहती हूं कि मेरा पोता सच में तुम्हारा हक अदा करे। तुम इस घर की बहू हो, चाहे कागजों पर नकली हो, पर मेरे दिल में असली हो। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। घर की चहल पहल और दादाजी का खुलासा। दादाजी ने धीरे से आर्यन को एक कोने में बुलाया। बेटा, मैं सब जानता हूं। तुमने मीरा से शादी उसके माफिया दुश्मन से बचाने के लिए की है, पर यह भी जान लो तुम्हारी दादी सच्ची शादी चाहती है, और वह इसे असली बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आर्यन हैरान था। दादाजी, आपको सब पता है? दादाजी मुस्कुराए। हाँ बेटा, राघव ने मुझे समय समय पर सब बताया। यहां तक कि तुम्हारे दुश्मन जो खन्ना घर का जमाई है उसके बारे में भी मुझे पता है। आर्यन को झटका लगा, पर उसने राहत की सांस ली। आपको पता है तो अच्छा है, पर अभी इसके बारे में किसी को नहीं बताना। दादाजी ने सिर हिलाया। मैं चुप रहूंगा, पर तुम जल्दी से अपने दिल का फैसला कर लो। बदला लेने वाला भाई। शहर के दूसरे छोर पर एक अंधेरी गली में एक शख्स खड़ा था। वह किसी और नहीं बल्कि सिया और मीरा का भाई था। वह न तो माफिया था, न किसी गिरोह का हिस्सा, पर वह माफिया से कम नहीं था, क्योंकि उसके पास अपनी बहनों के लिए एक पागलपन भरा प्यार था, और वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसे पता था कि उसकी दोनों बहनें एक ही घर में रहती है, पर उसे अभी तक यह नहीं पता था कि वे किस रूप में है, एक मीरा बनकर और दूसरी हैप्पी के किरदार में। उसने अपने मोबाइल पर एक फोटो देखी पुरानी, जिसमें वे तीनों हंस रहे थे। उसने अपनी मुट्ठी भींची और बड़बड़ाया, बहनों, जल्दी मिलूंगा। जो तुम्हारे पीछे है उसका कचूमर निकाल दूंगा। और आर्यन खन्ना, चाहे उसने तुम्हें बचाने के लिए शादी की हो, पर मैं उस पर तब तक भरोसा नहीं करूंगा
जब तक वह अपनी नीयत साफ न करे। उसने केप नीचे खींची और अंधेरे में गायब हो गया। उसकी एंट्री की घड़ी अब करीब थी और वह घड़ी जल्दी ही खन्ना मेशन की दहलीज पर दस्तक देने वाली थी। The Mafia King's Bride Episode 8. वो जमाई और आर्यन की मजबूरी Part 1. खन्ना मेशन में वापसी। खन्ना मेशन के विशाल दरवाजे पर एक और कार रुकी। इस बार एक चमकदार सफेद एसयूवी। उसमें से उतरा एक आदमी, लंबा, स्मार्ट, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी चमक। वह था राकेश खन्ना, आर्यन की बड़ी बहन अनु, जिसे सब अनु बुलाते थे, का पति। वह कुछ दिनों के लिए बाहर गया था और अब वापस आ गया था। उसके पीछे पीछे अनु भी उतरी। उसका पेट थोड़ा उभरा हुआ था क्योंकि वह गर्भवती थी। उसने राकेश का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत दिनों बाद घर आ रहे हैं, चलो सबको हैरान करें। की बेखबर दुनिया। अनु खन्ना परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। वह बहुत प्यारी, समझदार और सबकी चहेती थी। उसे अपने पति राकेश पर पूरा भरोसा था। उसे कभी शक नहीं हुआ कि उसका पति उसकी छोटी बहनों के पीछे पागल है। वह अपनी गर्भावस्था को लेकर बहुत खुश थी और हर किसी को अपनी खुशी बांट रही थी। पर उसे नहीं पता था कि उसके पति के दिल में क्या चल रहा है। वह सिया पर इतना फिदा था कि उसने अपनी शादी तोड़ने तक की धमकी दे दी थी और वह सिया को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। आर्यन को यह सब पता था। उसने अपनी बहन अनु की शादी से पहले ही राकेश के बारे में जांच कर ली थी और उसे उसकी असली हरकतों का पता चल गया था। पर वह कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि अनु पेट से थी और अगर उसे सच पता चल गया तो उसका और बच्चे का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता था। इसलिए आर्यन ने चुप रहना चुना। The Mafia King's Bride Episode 8. जो नहीं जानता वही खतरा है Part 2. राकेश की नजरों में उलझन। जब राकेश ने मीरा और हैप्पी, सिया, को पहली बार देखा तो उसके दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई। उसने अपनी आंखें मलीं और फिर से उन दोनों को गौर से देखा। एक तरफ मीरा, जो एक शर्मीली, साधारण दिखने वाली लड़की थी, और दूसरी तरफ हैप्पी, जो एक मजेदार, पंजाबी लड़के की तरह व्यवहार कर रही थी। उसे उन दोनों में कोई समानता नहीं दिखी। यह क्या? उसने सोचा। सिया तो मुझे पता है, वह बहुत खूबसूरत है, गोरी है, उसके बाल लंबे हैं। और यह मीरा, दुस्की है, काले बाल, साधारण सी। और हैप्पी तो लड़का है। क्या मैं गलत हूं? उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे तो जानकारी मिली थी कि सिया और मीरा दोनों इसी घर में है। पर यहां तो कोई भी सिया जैसा नहीं दिखता। उसने अपना मोबाइल निकाला और पुरानी तस्वीरें देखीं सिया की, जिसमें वह अपने असली रूप में थी, और मीरा की जो अब अपने गेटअप में थी। उसे कोई मेल नहीं मिला। उसने गुस्से में फोन रख दिया। किसी ने मुझे गलत जानकारी दी है। या तो वे यहां नहीं है, या फिर उन्होंने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया है। आर्यन की खोज। जो कुछ नहीं मिला। आर्यन को भी सिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मीरा की कोई बहन हो सकती है। वह तो सिर्फ मीरा को जानता था, उसके परिवार को नहीं। जब उसने मीरा से शादी की तो उसने केवल मीरा की जानकारी जुटाई थी, उसका नाम, उसका शहर और उसके पीछे के खतरे। उसने कभी पूछा नहीं कि उसकी कोई बहन है या नहीं। दरअसल जानकारी जुटाने वाले लोगों ने भी मीरा के बारे में डेटा निकाला, पर वह डेटा बहुत ही सीमित था क्योंकि किसी ने जानबूझकर उसकी फैमिली की जानकारी छिपा दी थी। शायद राघव जी ने, या शायद खुद मीरा ने अपनी पहचान छिपाने के लिए ऐसा किया था। इसलिए आर्यन को यह पता नहीं था कि मीरा की एक बहन है और वही, हैप्पी, के रूप में उसके सामने रह रही है। आर्यन ने कभी सोचा नहीं था कि मीरा की फैमिली में कोई और भी है। उसके लिए मीरा बस मीरा थी, जिसे उसने खतरे से बचाने के लिए शादी की थी। अगर उसे पता होता कि सिया उसकी बहन है, तो शायद वह कुछ और कार्रवाई करता। पर उसे नहीं पता था और इसी अज्ञानता ने राकेश को और खतरनाक बना दिया। सिया को राहत। सिया, हैप्पी, जब राकेश को फिर से नाश्ते की मेज पर देख रही थी, तो उसने महसूस किया कि राकेश उसे पहचान नहीं पा रहा। उसकी नजरें उस पर थीं,
पर उनमें पहचान की चमक नहीं थी, बस उलझन थी। सिया ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ मैंने अपना गेटअप बदल लिया। मेरे काले ब अच्छा हुआ मैंने अपना गेटअप बदल लिया। मेरे काले बाल, दुस्का रंग और यह पंजाबी अंदाज सब काम कर गया। मुझे वह पहचान नहीं सका, उसने सोचा, पर अगर उसे मेरी असली पहचान का पता चल गया तो क्या होगा? मुझे और सावधान रहना होगा। मीरा भी शांत थी, उसे लगा कि राकेश कोई सामान्य जीजाजी है और उसकी नजरें सब पर बराबर है। उसे नहीं पता था कि यही वह शख्स है जो उनके पीछे पड़ा है। सिया ने मीरा को संकेत किया, भाभी, जीजाजी मुझे अजीब लगते हैं। मीरा ने हंसकर कहा, तुझे सब अजीब लगते हैं। चल, खाना खा। The Mafia King's Bride Episode 8. खाने की मेज, हवस की नज़र और दादी का फैसला Part 3. खाने की मेज पर बढ़ता तनाव। शाम का खाना सज चुका था। पूरा परिवार खाने की मेज पर इकट्ठा था। सावित्री जी, राघव जी, दादा दादी, आर्यन, मीरा, कबीर, विवान, रेयांश, अन्या, अनु, राकेश और हैप्पी, सिया। खाने की महक पूरे हॉल में फैली हुई थी और गायत्री जी ने सबकी प्लेटों में खाना परोसना शुरू किया था। मीरा खाना परोसने में मदद कर रही थी। वह एक प्लेट लेकर राकेश के पास गई और उसे खाना देने के लिए झुकी। जैसे ही वह झुकी, उसकी साड़ी का पल्लू खिसका और उसकी पतली, गोरी कमर स्पष्ट दिखाई दी। राकेश की नजरें उसकी कमर पर टिक गईं। पहले तो उसने मीरा को नजरअंदाज किया था क्योंकि वह उसकी टाइप की नहीं थी, दुस्की रंग, साधारण सी, पर यह पतली कमर देखकर उसकी आंखों में हवस जाग उठी। उसने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। आर्यन ने यह देखा। उसका खून खौल उठा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और उसके जबड़े कसे हुए थे, पर उसने अपना गुस्सा काबू में रखा। उसने अपनी आंखें नीचे कर लीं और मन ही मन कहा, बीवी, आज तो तुम्हारी कमर गई। कम से कम आज तो तुम रोने भी लगी, तब भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुमने इसे दिखाना नहीं चाहिए था। उसने अपनी प्लेट पर ध्यान देने की कोशिश की, पर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मीरा बेखबर थी, उसे यह सब पता नहीं था कि राकेश उसे कैसे देख रहा है। वह खाना परोसती रही और अपने काम में लगी रही। राकेश ने जब मीरा को अपनी तरफ देखते हुए पाया, तो उसने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं और खाना खाने लगा मानो कुछ हुआ ही न हो। आर्यन की आंखें अब भी राकेश पर टिकी थीं। यह आदमी मेरी बीवी को देख रहा था। मुझे इसका बदला लेना है, पर उसने खुद को संभाला, अभी नहीं। सबके सामने नहीं। दादी जी का फैसला। खाना चल ही रहा था कि दादी जी ने अपनी प्लेट नीचे रखी और पूरे हॉल में अपनी आवाज फैलाई, सुनो सब, मैंने एक फैसला लिया है। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। दादी जी ने गंभीरता से कहा, मैं जब यहाँ नहीं थी, तब आर्यन ने मीरा के साथ जो शादी की वह नकली थी। मुझे पता है, पर मैं चाहती हूं कि अब यह शादी असली हो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आर्यन और मीरा की शादी फिर से कराऊंगी, इस बार पूरी रस्मों के साथ। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आर्यन की आंखें फैल गईं, मीरा का मुंह खुला रह गया और कबीर विवान एक दूसरे को देखने लगे। सब ने मन ही मन सोचा, दादी जी को क्या हो गया है? पर किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि दादी जी का कोई विरोध नहीं कर सकता था। गायत्री जी, जो खाना परोस रही थीं, बोलीं, माँ जी, जैसा आप चाहें, मैं भी साथ हूँ। मुझे भी यह शादी असली होते देखना था। सब ने मन ही मन हाँ में सिर हिलाया और दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तय हुआ। जल्दी ही तारीख निकालेंगे। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, पर वह कुछ नहीं बोली। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी, शायद यह अच्छा ही है। अब वह सच में मेरी पत्नी होगी। कबीर की जलन और उसकी चाल। खाना चल रहा था और हैप्पी, सिया, विवान के बगल में बैठी थी। विवान उसे खाना खिला रहा था, उसके साथ मजाक कर रहा था और सिया हंस रही थी। कबीर की आंखें सरद हो गईं, उसे विवान और हैप्पी की यह नजदीकियां अच्छी नहीं लग रही थीं।
उसने मन में सोचा, यह विवान मेरी सिया के पास क्यों बैठा है? मैं उसे इसका एहसास कराऊंगा। कबीर ने मेज के नीचे अपना पैर बढ़ाया और बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल चुपके से, उसने हैप्पी के पैर को छुआ ले हल्का, फिर थोड़ा जोर से, और फिर वह उसके पैर को सहलाने लगा। सिया, हैप्पी को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि कबीर का पैर मेज के नीचे छिपा था। वह घबरा गई, पर उसने खुद को संभाला। यह क्या है? कौन मुझे छू रहा है? उसने मीरा की तरफ देखा, फिर विवान की, पर किसी का चेहरा सामान्य था। कबीर का पैर अब उसके पैर पर घूम रहा था, ऊपर नीचे, जैसे कोई नाजुक खेल खेल रहा हो। सिया का शरीर कांप गया, पर वह कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो सबको पता चल जाएगा और उसकी पहचान खुल सकती है। कबीर ने मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ देखा, बिल्कुल सामान्य, मानो उसने कुछ किया ही नहीं हो। उसके चेहरे पर कोई शक नहीं था, बस वही डेविलिश मुस्कान जो सिया को सता रही थी। सिया ने अपने पैर को खींचने की कोशिश की, पर कबीर का पैर उसके साथ चिपक गया, जैसे वह कह रहा हो, तुम मुझसे बच नहीं सकती। सिया की सांसें तेज हो गईं और उसने अपना ध्यान खाने पर लगाने की कोशिश की, पर उसका मन कबीर की उस चोरी की हरकत पर था। उसने सोचा, यह कबीर मुझे पागल कर रहा है। पहले खिड़की से, अब मेज के नीचे। क्या वह मुझसे प्यार करता है या सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रहा है? रात का अंत। खाना खत्म हुआ और सब अपने अपने कमरों में चले गए। सिया, हैप्पी, अपने कमरे में लौटी और उसने अपनी पगड़ी उतार दी। उसे मेज के नीचे कबीर की हरकत याद आ रही थी। यह आदमी मुझे पागल कर देगा। मैं उससे बात करूंगी कल सुबह, कहीं अकेले में। मुझे जानना है कि वह क्या चाहता है। उसने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीं और सो गई। जबकि कबीर अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा हंस रहा था। आज तो मजा आ गया। सिया का चेहरा कितना लाल हो गया था। कल फिर से मौका मिलेगा। और राकेश, दूसरी तरफ, अपनी बीवी अनु के पास लेटा था, पर उसके दिमाग में मीरा की पतली कमर थी। यह मीरा कुछ और है। मुझे इसके बारे में और जानना होगा। रात गहरी हो गई और घर में हर कोई अपने अपने खेल में मशगूल था, बिना यह जाने कि सुबह क्या लेकर आएगी। The Mafia King's Bride Episode 8. रात की सजा और प्यार की शुरुआत, Part 4. आर्यन के कमरे में मीरा। रात के करीब 10 बज रहे थे। आर्यन अपने कमरे में बैठा अपने काम निपटा रहा था, जब दरवाजा खुला और मीरा अंदर आई। हर रात की तरह वह अपना रोज का काम करने आई थी, मानो किसी अनुबंध को पूरा कर रही हो। वह अपना गेटअप बदलती थी, अपने काले बालों को संवारती, अपनी दुस्की त्वचा को फिर से लगाती और अपने कपड़ों को ठीक करती थी, जैसे कोई पुतला अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। पर आज आर्यन का मूड कुछ और था। क्या तुम्हें रोज रात को यह सब करना जरूरी है? आर्यन की आवाज में एक सूखी चिढ़ थी। मीरा ने उसकी तरफ देखा। हाँ, मुझे यह करना है। यही तो काम है मेरा। आर्यन ने अपना काम छोड़ा और मीरा के करीब आया। लेकिन इस कमरे में, मेरे सामने, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। उसने मीरा का हाथ पकड़कर रोका। तुम इस नकली चेहरे के पीछे क्यों छिपती हो? तुम्हारा असली चेहरा मुझे दिखाओ। मैं तुम्हारा पति हूं, चाहे यह शादी नकली हो, पर तुम इस घर में हो, मेरे साथ हो। मीरा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। आर्यन, प्लीज, यह हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे अपनी पहचान छिपानी है। आर्यन ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। कॉन्ट्रैक्ट? मीरा, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं केवल एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए यह सब कर रहा हूं? मीरा की आंखें नम हो गईं। तो क्या कर रहे हो तुम? आर्यन ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूं, असली बीवी। और आज, मैं इस नकली चेहरे को हटाने वाला हूं, भले ही तुम रो या मना करो। उसने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। मीरा की सजा। आर्यन ने मीरा के ऊपर झुकते हुए कहा, तुमने मुझसे अपना असली रूप छिपाया। आज मैं तुम्हें इस बात की सजा दूंगा, प्यार की सजा। उसने मीरा की कमर पर हाथ रखा और धीरे धीरे, बहुत ही नाजुकी से उसे सहलाने लगा।
मीरा की आंखों से आंसू आने लगे। आर्यन, कृपया मुझे छोड़ दो। पर आर्यन ने उसे नहीं छोड़ा। वह जानता था कि मीरा को अभी इसकी आदत नहीं है, इसलिए वह बहुत धीरे चल रहा था, उसके शरीर के हिसाब से, उसकी सहनशक्ति के अनुसार। तुम्हारे शरीर पर जो यह फाउंडेशन और यह गेटअप है, यह सब मुझे तुम्हारी असली सुंदरता देखने से रोकता है, उसने मीरा के गाल पर हाथ फिराते हुए कहा। पर आज मैं इसे हटाऊंगा और तुम्हें मेरे सामने असली रूप में आना होगा। उसने धीरे धीरे मीरा के कपड़ों को सरकाया और उसकी पतली कमर और नाजुक स्तनों पर अपनी उंगलियां फिराईं, बहुत हल्के, बहुत गर्म। मीरा का पूरा शरीर कांप उठा, पर वह उसे धकेल नहीं पाई क्योंकि आर्यन का स्पर्श इतना कोमल था कि वह डर के बजाय एक अजीब सी सुकून में बहने लगी। आर्यन ने उसकी कमर को चूमना शुरू किया, हल्के हल्के, जैसे कोई प्यासा पानी पी रहा हो, और मीरा की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके होठों से एक हल्की सिसकी निकली। आर्यन, मैं। आर्यन ने उसे रोका और उसके कान में फुसफुसाया, यह सजा है, मीरा। पर यह सजा इसलिए है ताकि तुम समझो कि मैं तुम्हें नकली नहीं, असली चाहता हूं। और अब तुम रोओगी, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने इस दिन को पुकारा था, इसलिए आज तुम्हारी कमर गई, मैं तुम्हें कमजोर कर दूंगा, पर इस कमजोरी में तुम मुझे पाओगी। का फैसला और सबकी खामोशी। इसी बीच नीचे हॉल में दादी जी का फैसला अभी भी सबके दिमाग में गूंज रहा था। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे सोच रहे थे, दादी जी ने शादी दोबारा कराने का फैसला क्यों किया? गायत्री जी ने आह भरते हुए कहा, माँ जी को जो चाहिए वही होगा। वे इस शादी को असली देखना चाहती है। राघव जी ने सिर हिलाया, और मुझे लगता है कि यह सही है। आर्यन को भी अपनी बीवी के साथ सच्चा रिश्ता बनाना चाहिए।